Hello students, welcome back to my channel. I hope your study is going good. Now let's start with the further. But before that, in a previous video, there is a one section that is not like properly audible. So I am repeating it in this video. So first of all, let's start with the section number that is section number 184. Disclosure of the interest by the director. There is a two type of the disclosure. That is first of all, that is the general disclosure, and second is the specific disclosure. First of all, let's talk about the general disclosure. Every director shall disclose his concern or interest in any company or company's body corporate firm. जो भी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स के साथ उनको वो डिस्क्लोज करेगा और कब कब वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा. In three cases, he will disclose his interest in a company, body corporate, and any other concern at the first meeting of the board in which he participant as a director. जब वो डायरेक्टर के लिए अपॉइंट होगा और उसके बाद वो फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन मतलब फर्स्ट मीटिंग अटेंड करेगा. In that meeting, he will show that he is particular interest in this particular concern. Okay, and thereafter at the first meeting of the board in each financial year, हर फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी वहां पर वो अपना कंसर्न और इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा. एंड लास्ट, व्हेन देयर इज एनी चेंज इन अ डिस्क्लोजर, सपोज दैट जो उसने डिस्क्लोजर करे और उनमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो जब वो डिस्क्लोजर चेंज होंगे तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी उन चेंजेस के बाद वहां वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा. यस, दिस changes has been made and particularly I'm interested in that particular transaction. So this is the general disclosure of interest. Now अब वो disclose कैसे करेगा, जो मैनर होगा, what will be the manner, that is specified in rule number 9. First of all, as every director shall disclose his concern or interest by written notice, form number mbp1. You will go and type mcww.gov.in. तो वहां पर आप जाएंगे, फॉर्म दिखेगा को MBP1, यू विल ओपन इट एडोब रीडर में. तो वहां पर सारी डिटेल्स होती है, वो फिल करनी होती है. देन आफ्टर दैट इसको सबमिट करना होता है आरओसी को. सच डायरेक्टर शैल कॉज इट टू बी डिस्क्लोज टू द मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस. जो इसने नोटिस दिया है, अब उसके बाद जो मीटिंग होगी वहां पर वो डिस्क्लोज करेगा. यस, इमीडिएटली जो डेट ऑफ नोटिस की बात की है वहां पर वो डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा अपना इंटरेस्ट. और जो भी नोटिस हैं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पर कैप्ट किए जाएंगे और ये प्रिजर्व होंगे फॉर द 8 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच दे रिलेट. सपोज दैट इस ईयर में उसने नोटिस दिया और अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर मीन्स 2024 31 मार्च जब एंड होगा, उसके बाद से 8 ईयर्स वी विल काउंट. ठीक है. एंड कस्टडी किसके पास रहेगी, कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी अदर कंसर्न पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर स्टूडेंट्स. Director of a company shall make a specific disclosure of her interest in any way, whether maybe he is directly interested, maybe indirectly interested in any contract arrangements, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं या फिर कोई अरेंजमेंट्स होने वाले हैं, तो वो किसके साथ, बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर और डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद द अदर डायरेक्टर hold more than 2% such shareholding of that body corporate. Means if it is a more than 2%, then it is required to disclose. Otherwise, there is no need to make any kind of the specific disclosure. या फिर with the body corporate in which such director is a promoter है, manager है या फिर CEO है, या फिर with the firm other entity in which such director is a partner, owner or member. Okay. When to make a specific disclosure. Now when to make a specific disclosure. जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है शैल डिस्क्लोज करेगा द नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्क्लोज इज, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट डिस्क्लोज करे जाएंगे, वहां वो डायरेक्टर उनको बताएगा, डिस्क्लोज करेगा नेचर ऑफ हिज कंसर्न और जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं. बट वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता, ना ही वो वोट कर सकता डायरेक्टर. तो उसके पास कोई भी वोटिंग राइट भी नहीं है और वो पार्टिसिपेंट भी नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट कंपनी. यस, प्राइवेट कंपनी फुल्ली
जो प्राइवेट कंपनीज हैं दे आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, students, from the specific disclosure that is specified here under section 184 subsection 2, if they have not committed a default in filing the financial statements under section 137 or annual return under section 92 with the registrar. Okay, but matlab they are exempted from the interested director participant after the disclosure, means they can participate in the meeting but after the disclosure of his interest or concern. ठीक है. सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, स्पेसिफिक एक लिमिट है सेक्शन का. स्टूडेंट्स, बोथ दिस एग्जाम्पशन relate to the specific disclosure, not relate to the general disclosure. If there is any kind of the company, there is a general disclosure requirement, so it is there is a covering of each and every type of the company. There is no any kind of the exemption. So this exemption belongs to specific disclosure. So above I told you about the private company. Now let's start with the section 8 company. If they have not committed a default in filing the financial statement under section 137 or annual return 92 with the registrar. ओके, बट जो ट्रांजेक्शन है, जो ऊपर लिमिट थी 2% और मोर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए तभी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होगा. तो यहाँ पर क्या, सेक्शन 8 कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की जो वैल्यू है वो अगर मोर देन 1 लाख से ऊपर है ट्रांजेक्शन, तभी वो अपना जो इंटरेस्ट है डिस्क्लोज करेगा और वहां वो पार्टिसिपेंट भी नहीं होगा, ना ही वोटिंग राइट होगा. ओके. कॉन्ट्रैक्ट कब वर्डेबल होगा, एट द ऑप्शन ऑफ अ कंपनी, मतलब वो कंपनी के हाथ में वर्डेबल होगा. कंपनी विल बी लायबल टू मेक एनी काइंड ऑफ द कंपनसेशन, मींस इट विल नॉट बी वैलिड. मतलब डायरेक्टर के हैंड पर कुछ नहीं होने वाला इफ इट इज देयर इज एनी इंटरेस्ट, बट स्टिल ही इज सिटिंग इन अ मीटिंग, ही इज अ पार्टिसिपेंट एंड स्टिल इज वोटिंग, तो वो वर्डेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी. सो देयर इज अ नॉन डिस्क्लोजर, मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स हुए हैं सारे के सारे क्या माने जाएंगे, वर्डेबल माने जाएंगे कंपनी के हाथ में. ओके, अब आ जाते हैं पनिशमेंट. yes, there is a punishment if you are contravening the provisions of the section 184 subsection 1 and 2. okay, no restriction on a director means nothing प्रिजुडिशियल ऑपरेशन एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ को हम लोग प्रिजुडाइज नहीं कर सकते. एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर इफ होल्डिंग इज अप टू 2%. Now there is, if it is up to 2%, now what will be the happen? If it is up to 2%, then there is no need to make any kind of the specific disclosure. If it is a more than 2%, then you can make a specific disclosure. This is all about the section number 184. Now let's start with the section number 176. Defect in appointment of a director not to invalidate the action taken. Means suppose that आज तक जो भी डायरेक्टर ने काम किए, आई एम टेकिंग एग्जांपल, वो वैलिड थे, लेकिन आज सडनली कुछ ऐसा रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा पास हो गया कि आप ये जो काम करते आ रहे थे प्रोस्पेक्टिवली, नाउ इट विल नॉट बी इफेक्टिव एज अ वैलिड. मींस तो इससे क्या होगा, जो उसने प्रीवियसली काम करे हैं, वी कांट से दैट कि ये सब गलत है, वी विल कंसिडर इट एज अ इनवैलिड. यस, अगर वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद से उस काम को कंटिन्यू करता है, then it will be considered as invalid, but previously you have whatever done, it will be considered as a valid. So this is all about no act done by a person as a director shall be deemed to be invalid. जो भी डायरेक्टर ने काम किए हैं वो इनवैलिडेट कब कंसिडर नहीं होंगे, इफ इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस. तो यहाँ पर सपोज डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया, डायरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं चला कि उसने क्रिमिनल फ्रॉड करे हैं या कुछ फ्रॉड करके आया है, किसी अदर एक्ट में वो फ्रॉड है, मतलब डिसेबल है, लाइक तो यहाँ पर क्या होता है, अपॉइंटमेंट के टाइम पे कंपनी को कुछ पता नहीं चलता डायरेक्टर के बारे में. अब तो उसने जो भी काम करे होंगे वो वैलिड कंसिडर करे जाएंगे बिफोर दे, बिफोर इट कम टू द नॉलेज. अब कब, इफ इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट इज इनवैलिड ऑफ अ रीजन, एनी डिफेक्ट, एनी डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, या फिर हैज बीन टर्मिनेटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी प्रोविजंस, या फिर इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी. लेकिन एक्ट कब इनवैलिडेट करे जाएंगे, व्हेन इट कम टू द नोटिस ऑफ अ कंपनी दैट इज अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड और इलीगल, या फिर देयर इज नो अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ही नहीं है बट कंपनी में डायरेक्टर बन के बैठा है. तो अब तक जो उसने काम करे होंगे मतलब नॉलेज में आने से पहले, तो वो सब वैलिडेट कंसिडर करे जाएंगे. लेकिन आफ्टर द सब्सिक्वेंट नोटिस,
तो उस केस में क्या है, उसका एक भी वर्क विल नॉट बी कंसिडर एज अ वैलिड व्हेन इट इज इन अ नोटिस ऑफ अ कंपनी दैट इज अपॉइंटमेंट हो गया हमारा हैज बीन टर्मिनेटेड, वेयर इट इज नोटिस बाय अ कंपनी दैट इज एक्ट आर इलीगल, ठीक है। अल्ट्रा वायरस मतलब लाइक द कंपनी या फिर कंपनीज एक्ट के, ठीक है, व्हेन इट वाज वेल विद द नॉलेज ऑफ अ थर्ड पार्टी दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर वाज नॉट वैलिड or there existing any irregularities, any disqualifications where director knows it fully that his term of office has been expired, ये भी एक तरह का इनवैलिड है। उसका ऑफिस एक्सपायर हो गया है लेकिन स्टिल ही इज होल्डिंग द पोजीशन, तो इट विल ऑल्सो कंटिन्यू, मतलब अगर कंपनी में नॉलेज में आ जाता है देन आफ्टर दैट कोई भी काम करे इट विल बी कंसिडर एज अ इनवैलिड, but he continued to occupy his office where a person exercises power as a director that apparently he knows that he has no authority to exercise the power। suppose that डायरेक्टर को मतलब जो रिजोल्यूशन है जनरल मीटिंग में पास करा गया, यस दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर ए राम है, राम के पास पावर है कि वो चेक साइन कर सकता है, मतलब चेक को कैंसिल, उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन क्या है, जो श्याम है वो अननेसेसरी के चेक साइन कर रहा है, मतलब बीआर जो भी, मतलब सारे वो अथॉरिटी है, बट इट विल बी कंसिडर टोटली एज अ इनवैलिड बिकॉज उसको पावर नहीं मिली हुई। पावर किसको मिली हुई है, राम को। तो इस केस में क्या है, इट विल बी कंसिडर एज अ इनवैलिड, मीन्स जो श्याम कर रहा है वो इनवैलिड है बिकॉज उसके पास तो वो पावर है ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई इट, मतलब why he is using that power। तो उस केस में क्या है, जो श्याम के पास जो भी पावर है इट विल बी कंसिडर एज अ इनवैलिड। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट पार्ट। अब आ जाते हैं प्रोटेक्शन टू एक्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। एनी एक्ट डन बाय अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट was disapproved by the company and the shall be deemed to be valid। सेम एज अब जो भी पॉइंट पहले बोले थे, क्या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, कंपनी की नॉलेज में आने से पहले जो भी उन्होंने काम करे दैट विल बी कंसिडर एज वैलिड बिकॉज देयर इज अ पॉइंट जब कंपनी की नॉलेज में नहीं था उसका, आप रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी काम को इफेक्ट नहीं कर सकते इनवैलिड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर सेक्शन दैट इज द सेक्शन नंबर 185, लोन टू द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कंपनी में काम करता है, अब वो क्या करेगा, कंपनी से पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। ऐसे तो कोई भी डायरेक्टर आएगा कंपनी में काम करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी से विड्रॉ करा जाएगा एज अ लोन। नो, इस सेक्शन, फिर ये सेक्शन लाया गया कि कंपनी से डायरेक्टर अगर पैसा विड्रॉ करता है लोन की फॉर्म में, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या प्रोसीजर है। तो उस केस के लिए हमारा ये सेक्शन बनाया गया है दैट इज द सेक्शन नंबर 185। कोई भी आएगा डायरेक्टर, क्या है, लोन कर करके पैसा विड्रॉ कर लेगा कंपनी से, तो उस केस में क्या है, लोन टू द डायरेक्टर का प्रोविजन लाया गया है। इस केस में क्या है, डायरेक्टर के ऊपर एक मतलब लाइक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ये प्रोसीजर फुल करना पड़ेगा देन आप कंपनी से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। imposition of the restrictions। A company is not permitted directly or indirectly to advance any loan, including the loan represented by the book debt to, or to give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by। मतलब कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना ही लोन दे सकती, ना ही कोई एडवांस दे सकती, ना ही वो लोन जो रिप्रेजेंटेड करे गए हैं उनको सेट ऑफ कर सकती, बुक डेट कर सकती। किस किस को, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर ऑफ द कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, पार्टनर, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, या फिर एनी अदर फर्म इन विच सच डायरेक्टर रिलेटिव इज अ पार्टनर। मीन्स दीज पॉइंट्स आर बेसिकली कवर्ड, ठीक है। अब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू दी स्पेसिफाइड कंडीशंस कंपनी इज अलाउड टू परमिट। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है कि अब आप क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो, बट यू हैव टू फुलफिल फ्यू कंडीशंस। व्हाट इज, एडवांस यानी लोन दे सकते हो, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय द बुक डेट, या फिर कोई भी गारंटी दे सकते हो, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, अब स्पेसिफिक कंडीशंस क्या क्या है, मीन्स आप, कंपनी लोन भी दे सकती है, कंपनी कोई भी लोन रिप्रेजेंटेड बाय द बुक डेट है उसको भी कर सकती है, कोई भी गारंटी भी दे सकती है, एंड कोई भी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन वो भी ले सकती है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, सबसे पहले कंपनी में एसआर पास कराना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गिव अ लोन टू द डायरेक्टर देन देयर इज अ नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। व्हाट, यस,
देयर इज अ नीड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। However, the explanatory statement to the notice for the relevant general meeting shall disclose. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग में डिस्क्लोज करना पड़ेगा फुल पार्टिकुलर्स, कितने अमाउंट का लोन देने वाले हो, क्या गारंटी होगी, अब इफ देयर इज एनी गारंटी गिवन बाय द कंपनी, क्या सिक्योरिटी दी गई है, क्या पर्पस है फुल्ली, और जो रेसिपिएंट है मतलब डायरेक्टर अगर उस पैसे को ले रहा है तो उसका क्या पर्पस होगा, हाउ ही विल यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर मनी बोरोड बाय द कंपनी, बोरोड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, कोई भी मतलब सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एंड सपोज दैट 1 लाख का लोन कंपनी के मेंबर ने पास कर दिया। अब कंपनी क्या है, 1,10,000 1,10,000 का भी लोन डायरेक्टर को नहीं दे सकती। इफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज स्पेसिफाइड दैट यू कैन गिव अ लोन अप टू दी 1 लाख रुपीज, देन यू कैन गिव ओनली अप टू द 1 लाख रुपीज, यू कांट गिव अबव दैट। ओके, लोन आर यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटीज। मीन्स लोन अगर यूटिलाइज करा जा रहा है बाय द बोरिंग कंपनी के द्वारा फॉर द इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, देन इट इज अ प्रिंसिपल, देयर इज नो नीड टू पास एनी रेजोल्यूशन बिकॉज इट्स अ प्रिंसिपल कोर्स ऑफ द बिजनेस। लोन लेना, कोई भी बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी होगी, उन्हीं का काम है इस चीज को करना। उस केस में क्या है, उस केस में क्या है, हम OSR पास करने की जरूरत नहीं है, यस यू कैन फ्रीली गिव द लोन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, एक वर्ड पढ़ा था हमने ऊपर, by any person in whom any of the director of the company is interested। अब ये रहा, in any whom is a director means any private company of which any director, as such director is a director of a member, body corporate at the general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by any such director, और फिर बाय टू और मोर सच डायरेक्टर टुगेदर। ठीक है, मीन्स इट्स अ 25%, मोर देन होता है तो हम उस केस में क्या इंटरेस्टेड में कवर हो जाएंगे। या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन इंटरेस्टेड, तो वो भी इंटरेस्टेड में कंसिडर होगा। अब आ जाते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। मीन्स इस केस में रिलैक्सेशन दी गई है। इफ दे वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ द लोन टू द डायरेक्टर दे कैन इजीली गिव। ठीक है, व्हेन any loan is given to the managing director or full time director as a part of the condition of the service extended by the company to all its employees, means सर्विसेज एक्सटेंड हो गई। अब उस केस में क्या है, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है यू शुड गिव द लोन टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, तो उस केस में क्या है, यस इट विल अलाउड। ठीक है, परसुएंट टू एनी स्कीम विच इज अप्रूव्ड बाय द मेंबर, मतलब कोई स्कीम है मेंबर्स ने पास करी है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कि कंपनी के डायरेक्टर को ये पर्टिकुलर अमाउंट देनी होगी, तो उस केस में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या है, यू कैन इजिली गिव द अमाउंट। when company is in ordinary course of the business, कंपनी का काम है लोन देना, सिक्योरिटी ग्रांट करना, सिक्योरिटी लेना, या फिर गारंटी देना, तो ये सब क्या है, इट विल आल्सो बी नॉट कवर्ड। बट in respect of such loan and interest is charged at a rate not less than at the previous rate for 1 year, 3 year, 5 year, 10 years, गवर्नमेंट डिस्क्लोजर टू द टेंडर। मीन्स वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, फिर अब उसमें क्या है, आप हायर इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो रेट होगा प्रीवेलिंग यील्ड होगा ईयर्स का, उससे ज्यादा मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, इतना लेना ही पड़ेगा। ठीक है, when any loan is made by the holding company to its wholly owned subsidiary then there is no need to pass any resolution। when any guarantee is given, security provided by the holding company in respect of the loan made to the wholly owned subsidiary, so then मतलब ये दोनों पॉइंट तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। या तो लोन होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डी ओन कंपनी को दे रही है सब्सिडी को, उस केस में देयर इज नो नीड टू पास एसआर। अगर कोई भी गारंटी है होल्डिंग कंपनी दे रही है, लोन किसको दिया गया है, होल्डी ओन सब्सिडी को, तो उस केस में भी एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है वेयर एनी गारंटी और सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय द होल्डिंग कंपनी of the in respect of the loan made by the bank or financial institution to its subsidiary company। ठीक है, as a precondition, it must be ensured that loan made under clause C and D means these points are belonging to the wholly company or subsidiary company।
आर यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द प्रिंसिपल एक्टिविटीज, मतलब होली ओन सब्सिडरी को जो भी पैसा मिल रहा है दे विल यूज ओनली फॉर द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज. ओके, नाउ दिस इज द पेनल्टी. Now government company is fully exempted from take a approval. In such a case, obtain the approval of a ministry which is administratively in charge. मतलब जो मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिवली चार्ज है उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी लोन देने के लिए. ठीक है. above exemption is applicable only if company has not committed a default in filing the financial statements and annual return with the ROC. Section 185 is not applicable to the private company. कब? In whose share capital no other body corporate has invested any money. नहीं होगा एप्लीकेबल. अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करा है तो उस केस में क्या है, ये कंडीशन लोन टू दी डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं होगी. इफ द बोरोइंग ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इज लेस देन ट्वाइस, जो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स है, डजंट मैटर वो बैंक से लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट से लिए, तो उस केस में क्या होगा, उन सबका सम जो कि इज लेस देन ट्वाइस, मतलब उसको डबल कर दो, किसको, पेड अप शेयर कैपिटल को, या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर. ठीक है. मतलब विच एवर इज लोअर किसका, पेड अप शेयर कैपिटल या का ट्वाइस कर दो, या फिर 50 करोड़, विच एवर इज लोअर. उससे लेस है तो उस केस में बोरोइंग्स, तो उस केस में क्या है, हमें प्राइवेट कंपनी पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे. सच कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो एनी रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स सबसिडिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ ट्रांजेक्शन, मीन्स कोई भी उन्होंने डिफॉल्ट ना करा हो तो उस केस में प्राइवेट कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा. और वही प्राइवेट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना करा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल करते टाइम. अब आ जाते हैं निधि कंपनी. निधि कंपनी पर सेक्शन, अगर सपोज दैट वो अपने मेंबर्स को, उनका तो काम, निधि का काम ही यही है. ठीक है. तो उस केस में क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया, तो उस केस में क्या है, देयर इज नो नीड टू पास एनी काइंड ऑफ द रिजोल्यूशन. अगर निधि जो है हमारा लोन देना चाहती है डायरेक्टर्स को, रिलेटिव्स को, इन देयर कैपेसिटी एज अ मेंबर, बट डिस्क्लोज करना पड़ेगा एनुअल अकाउंट्स में बाय द नोट्स. हाउएवर सच एग्जेम्पशन तभी होगी, निधि हैज इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 185. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव योर बेस्ट. दिस नाउ टाइम इज वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट है. सो जस्ट गिव योर बेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. टिल दैट टाइम, टेक केयर. बाय बाय.